हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम सेंटेंस को लेके चल रहे हैं ग्रामर में। सेंटेंस में आप लोग टाइप्स को पढ़ रहे हो। लास्ट डे आपने देखा कि टाइप्स को बनावट के आधार पे, अर्थों के आधार पे और प्रकार के आधार पे उसके 3 अलग अलग फॉर्म में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम बनावट के आधार वाला जो फॉर्म है उसको लेके चल रहे हैं। जिसमें फर्स्ट आपने पढ़ा अजर्टिव को। अजर्टिव में देखा आपने अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस को। देन नेक्स्ट जो आपका है वो था इंटरोगेटिव, जिसमें आपने यस नो टाइप सेंटेंस को पढ़ा और डब्ल्यूएच टाइप सेंटेंस को पढ़ा। अगला आपका जो सेंटेंस है वो है इंपरेटिव सेंटेंसेस। देखिए, इंपरेटिव सेंटेंसेस बहुत ही स्पेशल होते हैं सेंटेंस के टाइप्स में, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस की जो बनावट है वो बाकी सेंटेंस से अलग होती है। ये इसमें अलग क्या है, देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट लिखा नहीं जाता। ठीक है। उसके साथ साथ में आप जब भी इस सेंटेंस को बोलते हो तो आप कहीं ना कहीं एक कमांड की तरह इस सेंटेंस को यूज़ करते हो, एक कमेंट की तरह यूज़ करते हैं। जब भी आप किसी से कुछ करवाना चाहते हैं, उसे कुछ सजेशन देना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपरेटिव कैटेगरी में रखते हैं। आप देखिए इसकी डेफिनेशन को। इंपरेटिव सेंटेंस में The sentence which expresses order, advice, request, command, etc. is called imperative sentences. ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा, सलाह, प्रार्थना आदि का बोध होता है imperative sentence अर्थात आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। समझिए, आज्ञा सूचक में केवल आज्ञा शब्द को रखा गया है। इम्परेट का मतलब किसी चीज़ को करने के लिए कहना, या एक तरह से आदेशात्मक, आज्ञात्मक किसी बात को सूचित करना। अब समझिए कि इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, आगे उसे बताया गया है। इंपरेटिव सेंटेंस में 3 चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलेंगी। वो है फर्स्ट आपका ऑर्डर, ऑर्डर मिलता है इसमें। सेकंड रिक्वेस्ट, और थर्ड इसमें मिलता है एडवाइस। सो ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस, ये 3 चीजें आपको इंपरेटिव सेंटेंस में देखने को मिलती हैं। अब समझिए इन तीनों में डिफरेंसेस क्या हैं। ऑर्डर और रिक्वेस्ट, इन दोनों को बोलते वक्त एक कॉमन चीज इसमें होती है, वो है जब भी आप किसी को ऑर्डर देते हैं या उससे रिक्वेस्ट करते हैं, उन दोनों कंडीशन में फ़ायदा हमेशा बोलने वाले का होता है। ठीक है, ऑर्डर देने में और रिक्वेस्ट करने में फ़ायदा हमेशा बोलने वाले का होता है, और एडवाइस में फ़ायदा सुनने वाले का होता है। ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस इसमें है। उसके बाद देखिए और इसको डीप में समझते हैं। ऑर्डर की सीधी मीनिंग होती है आदेश देना, आज्ञा देना, लेकिन ऑर्डर जब भी आप किसी को देते हैं तो इसमें एक चीज़ छिपी होती है, वो ये है कि आप उसके द्वारा कोई काम करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, जब आपको किसी के द्वारा कोई काम करवाना होता है, उस कंडीशन में आप उसे जो सेंटेंस बोलते हो वो ऑर्डर कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब समझिए काम करवाने का मतलब ये होता है कि आपके पास एक कैपेबिलिटी है, पावर है, या एक एबिलिटी है जिसका आप यूज़ करके उससे कोई काम करवाते हैं, और ये सेंटेंसेस आते हैं ऑर्डर वाले कैटेगरी में। रिक्वेस्ट में क्या होता है, रिक्वेस्ट जो सेंटेंस होते हैं उसमें एक तरह का निवेदन होता है। निवेदन करना फिलहाल रिक्वेस्ट की मीनिंग भी होती है, लेकिन उसको अगर हम और अच्छे ढंग से समझे तो रिक्वेस्ट के अंदर वो सेंटेंस आते हैं जिनमें मांगना शामिल होता है। रिक्वेस्ट का मतलब कुछ ना कुछ मांगना ही है। अब वो मांगना क्या है आपको समझना इसमें है। जब आप किसी से कुछ मांगते हैं, ये मांगने का मतलब हो सकता है कि आप उससे कोई वस्तु मांगते हो, मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है वो, या कोई सेवा मांगते हो। किसी भी चीज़ को मांगना शामिल होता है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट मीन्स देखिए, एक नॉर्मल जो मीनिंग होती है बोलचाल की भाषा में, ऑर्डर का मतलब आज्ञा देना हो गया, लेकिन यहाँ हमें समझना पड़ेगा एग्जाम बेसिस से कि ऑर्डर का मतलब केवल आज्ञा देने की बात नहीं है। ऑर्डर का मतलब ऐसे सेंटेंसेस को बोलना जिनसे हम दूसरों से कोई काम करवाते हैं, वो आते हैं ऑर्डर में। रिक्वेस्ट का मतलब होता है ऐसे सेंटेंसेस को बोलना जिसमें निवेदन, तो उसकी नॉर्मल मीनिंग हो गई,
यहाँ बात है ऐसे सेंटेंस को बोलना जिससे हम कुछ मांगते हैं। उन सेंटेंसेस के द्वारा मांगने में क्या क्या आ सकता है, कोई वस्तु या सेवा। जैसे आपने किसी से हेल्प मांगी तो वो सेवा में आ गया, अगर आपने उससे कोई चीज़ मांग ली तो वो वस्तु में आता है। सो वस्तु और सेवा दोनों मांगना इम्परेटिव में आएगा, ठीक है। तो ये इम्परेटिव हो गया। उसके बाद रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस। उसके बाद आता है एडवाइसेस। अब एडवाइस में क्या है, ऑर्डर क्लियर हुआ काम करवाने के लिए, रिक्वेस्ट क्लियर हुआ कुछ मांगने के लिए। वैसे ही एडवाइस है। एडवाइस का मतलब होता है ऐसे सेंटेंसेस बोलना जिसमें कहीं ना कहीं एक तरह का सुझाव हो उसके लिए, जो वो सुनने वाले के लिए, मतलब सेकंड पर्सन जो सुन रहा है उसके लिए आप कुछ उसके फ़ायदे की बात बोलते हैं, वो आता है एडवाइस वाले कैटेगरी में। इन सभी सेंटेंसेस में अगर आप इन सेंटेंसेस को हिंदी में बोलते हैं तो लास्ट में आपको इस तरह से ओ शब्द मिलता है। जैसे हमने कहा खाना खाओ तो ओ मिल गया, या कह सकते हैं कि ओ की मात्रा मिलती है, या कभी कभी एक आपको मिलेगा फ्रेज की तरह ई, जैसे खाना खाइए, यहाँ आइए, ऐसे भी। ये सभी हिंदी की पहचान है। हिंदी वाली सेंटेंस अगर इम्परेटिव के हैं तो इस तरह से आपको मिलेंगे, जैसे यहाँ आइए, यहाँ आओ, दोनों सेंटेंसेस इम्परेटिव के ही हैं। और अगर वो सेंटेंस इंग्लिश में हुआ तो उसकी पहचान ये है कि इसमें सब्जेक्ट लिखा नहीं जाता। हाँ, सब्जेक्ट इसमें होता है लेकिन उसे हिडन सब्जेक्ट या अंडरस्टूड सब्जेक्ट कहते हैं। अगर हम लिखें इसका फॉर्मूला तो सब्जेक्ट देन वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें रहती है, देन ऑब्जेक्ट। ये मान लीजिए अगर इसका फॉर्मूला हो जाता है। अब इसमें मैंने कहा कि सब्जेक्ट तो रहेगा नहीं, मीन्स सब्जेक्ट यहाँ से हट गया, तो बचा क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यही दोनों को मिलाकर इम्परेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी होती है और ऑब्जेक्ट को। जैसे अगर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी ईट और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट रखा एन एप्पल, तो आपका सेंटेंस बन जाता है ईट एन एप्पल, मीनिंग होगी एक सेब खाओ या सेब खाओ। सो इस तरह से सेंटेंसेस होते हैं इम्परेटिव में। इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा किसी को कुछ कार्य करने के लिए ही प्रेरित करते हैं। अब देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस में भी दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, जिनमें फर्स्ट होता है अफर्मेटिव इम्परेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ये है अफर्मेटिव इम्परेटिव सेंटेंस, मतलब सकारात्मक आज्ञा सूचक वाक्य। दूसरा है नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंसेस। जैसे आपने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव को, सेम एज इसमें भी है अफर्मेटिव और नेगेटिव, लेकिन ये इम्परेटिव सेंटेंस के भाग हैं दोनों। यहाँ पर भी आपको अफर्मेटिव मिलेगा और नेगेटिव मिलेगा, लेकिन ये इम्परेटिव सेंटेंस के पार्ट हैं। पहले हम शुरू करते हैं अफर्मेटिव से। ये क्या है, देखिए अफर्मेटिव इम्परेटिव सेंटेंसेस, ऐसे इम्परेटिव वाक्य जिसमें नकारात्मक भाव निकलता है, अफर्मेटिव इम्परेटिव सेंटेंस वाक्य कहलाता है। समझिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस में जहाँ पे ऐसे कुछ आपको फीलिंग्स मिले, एक सकारात्मक सोच मिले, मीन्स किसी भी काम को करने के लिए वो पॉजिटिवली आपको कह रहा है, पॉजिटिविटी मिलती है उस सेंटेंसेस में, ऐसे सेंटेंस आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें सकारात्मक भाव निकलना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे अच्छा, ये सकारात्मक कैसे हुआ, क्योंकि इसमें ये सभी वर्ड नहीं आ रहे हैं, नो, नॉट, नेवर। इन सभी वर्ड से अगर कोई सेंटेंस दूर है तो वो सकारात्मक सोच को लेके रखा हुआ है। ठीक है, ये वर्ड नहीं आने चाहिए, तभी वो सेंटेंसेस अफर्मेटिव के होते हैं, जिन सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर नहीं आता। सो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाने के लिए कह रहा है, एक गिलास पानी लाओ। लास्ट में हिंदी में ओ शब्द को भी यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, ये भी पहचान हो गई। हेल्प द पुअर, गरीब की मदद करो, फिर से वही ओ लास्ट में आ रहा है, या करिए कहेंगे तब भी आ जाता है। ठीक है, सो ये सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव का इम्परेटिव में। सेकंड है नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंसेस, ऐसे इम्परेटिव वाक्य जिसमें नकारात्मक भाव का बोध हो, नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब समझिए कि इम्परेटिव सेंटेंस में नेगेटिव का मतलब जहाँ पे नकारात्मक बातें हों, ये उसकी पहचान होगी। नो, नॉट, नेवर वाले जो शब्द होते हैं, ये जिनमें लग जाते हैं वो होता है नेगेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए, इसमें जब आप नेगेटिव में से कन्वर्ट कर रहे हो, जब सिंपल सेंटेंस का रूल क्या था कि आपने वर्ब को रखा
और उसके बाद ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया और आपका सेंटेंस बन गया अफर्मेटिव का। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें वर्ब सेम रहेगी फर्स्ट फॉर्म की, ऑब्जेक्ट भी पहले की तरह रहेगा, बस इसमें डोंट को मीन्स डू नॉट को, डोंट उसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होगा, डू नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट को जोड़ना होता है। इसी डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है डोंट। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है एक तरह से ऐसी फॉर्म जहाँ पे बीच में से किसी एक वॉवेल को हमने वॉवेल का लोप हो जाता है। जैसे हाँ, डू नॉट को अगर आप इंक्लूड करते हैं तो ये जो है ओ ये यहाँ से हट जाता है और बन जाता है डोंट। सो डोंट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस, जहाँ पे डोंट से कोई सेंटेंस शुरू होता है वो यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं। और कौन सा सेंटेंस? इम्परेटिव का नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, एग्जांपल देखिए आप इसमें, डोंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, डोंट हेल्प द पुअर, यही दोनों सेंटेंसेस को नेगेटिव में यहाँ कन्वर्ट किया गया है। नेगेटिव बनाते वक्त सबसे पहले आपको डोंट को लगाना होता है, डोंट मीन्स डू नॉट को। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका है हाँ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इसी सेंटेंस में आपने असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव देखा। फोर्थ नंबर का जो सेंटेंस की टाइप्स हैं वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। देखिए मॉडर्न ग्रामर में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को आज काफ़ी किताबों में नहीं रखा गया है। आजकल ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को भी एक्सक्लेमेटरी में इंक्लूड करके रखा गया है। ऐसी कुछ बुक्स की बात है, सभी की बात नहीं है। आपको ऑप्टेटिव पढ़ना चाहिए अलग से। ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी से थोड़े से अलग हैं। जहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस सब फीलिंग्स की बातें करते हैं, सरप्राइज की, इमोशंस की, सेंटिमेंट्स की, इन सभी बातों को लेकर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनता है। लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस थोड़ा सा इससे अलग है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि ऑप्टेटिव ये केवल और केवल कुछ चीज़ों को व्यक्त करते हैं। जैसे देखिए इसमें पहला है आशीर्वाद। इसकी डेफिनेशन होती है द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ब्लेसिंग। पहले इसमें ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद देना, कर्सिंग मीन्स श्राप देना, विश बधाई देना, डिज़ायर अपनी इच्छा प्रकट करना। जहाँ पर जिन सेंटेंसेस से इन सभी का बोध होता है उन्हें कहा जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिससे आशीर्वाद, श्राप, इच्छा या भाव किसी फीलिंग का बोध होता है, मतलब ऐसी चीज़ें जहाँ पे ये सब आपको मिले, उन सभी सेंटेंसेस को कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब समझिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी में डिफरेंसेस क्या हैं। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं उनके अंदर इंटरजेक्शंस का यूज़ होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा वाव, एलास, ओह या हुर्रे, ऐसे वर्ड्स। तो जब भी ये वर्ड आते हैं, जैसे एक वर्ड अगर आ गया हुर्रे करके, इंग्लिश में एक वर्ड आ गया, ये एक इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन जब भी यूज़ होते हैं तो उनके ठीक बाद एक्सक्लामेशन की साइन लग जाती है। इंटरजेक्शन का जो मार्क होता है वो लग जाता है। ये किसी शब्द के बाद लगता है, इसके बाद और बाकी सेंटेंस का पार्ट लिखा जाता है। ये पहचान है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। लेकिन ऑप्टेटिव में ऐसा नहीं होता। ऑप्टेटिव में जो सेंटेंस है पूरा होने के बाद लास्ट में ये सिंबल लगता है। तो ये एक पहचान हो गई कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में वाक्य के पूर्ण होने के बाद सिंबल लग रहा है, जबकि एक्सक्लेमेटरी में बीच में भी वो वर्ड के बाद भी लग जाते हैं। सो इस तरह से ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी दोनों में डिफरेंसेस हैं। अब समझिए आप इसके एग्जांपल्स को देखिए। मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पे आशीर्वाद देने की बात हो रही है। मे गॉड सेव द किंग, भगवान राजा की रक्षा करें। सो देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा और इसको अच्छे ढंग से समझ लेते हैं हम। यहाँ पे सेंटेंस की स्टार्टिंग में से हुई है, मतलब यहाँ हमें ये भी जानकारी मिल गई कि ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत में से होती है। देखिए ये बताया भी गया है नोट करके, साधारणतया ऑप्टेटिव वाक्य की शुरुआत में से होती है और इसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, ये वाला मार्क जो बताया गया आपको पहले भी। पर कभी कभी मे का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि मे को अंडरस्टूड मान लिया जाता है। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। यहाँ देखा गया कि सेंटेंस की शुरुआत में से हुई, मतलब एक नियम आपको पता लग गया कि ऑप्टेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग में से होती है। लेकिन ये नियम नहीं है। अगर
कभी कभी सेंटेंसेस ऐसे भी आते हैं, जैसे आपने देखा होगा सेंटेंसेस गॉड ब्लेस यू, अगर कोई बोलता है गॉड ब्लेस यू तो ये भी एक तरह का आशीर्वाद हुआ, ठीक है। इसके पहले मे ऑप्शनल है, मे को लगाएंगे तब भी सही है, अगर नहीं लगाते हैं तब भी सही है। तो ये मान लेना कि मे का आना कंपलसरी है, ऐसा कोई ग्रामर का नियम नहीं है। मे यहाँ पे ऑप्शनल है, वैकल्पिक होता है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। ये एक पॉइंट आपको याद रखना होगा कि मे जो होता है वो ऑप्शनल है, इसे आप याद रखिए। दूसरी बात ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में और इम्पॉर्टेंट क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आशीर्वाद हो या श्राप हो, ये दोनों दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंस जैसे देखिए कि अगर कोई कहता है कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, इस सेंटेंस को अगर कोई बोलता है तो वो डायरेक्ट आपको आशीर्वाद दे रहा है। मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, ये वो डायरेक्टली आपको बोल रहा है। और अगर वो ये सेंटेंस बोल दे मे गॉड ब्लेस यू, इसका मतलब वो खुद आशीर्वाद न देकर गॉड के द्वारा आशीर्वाद को दिला रहा है। मीन्स आपको ये समझना होगा कि सेंटेंसेस में अगर कोई ब्लेसिंग देता है, आशीर्वाद देता है, तो वो दो कैटेगरी में होता है। एक तो वो सेल्फ दे लेता है स्वयं, दूसरा वो गॉड से रिक्वेस्ट करता है कि आपको वो आशीर्वाद दें, ठीक है। इस कंडीशन में सेम ऐसे कर्सिंग में भी होता है, कर्स में भी, श्राप में भी होता है। कुछ को वो खुद दे लेते हैं, दूसरा गॉड से रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये भी समझना पड़ेगा। अच्छा, क्यों ऐसा होता है? जब आप पढ़ते हैं नरेशन में आपको जब मिलते हैं सेंटेंसेस ऑप्टेटिव वाले, तो उसमें चेंज करते वक्त यहाँ पे समझना पड़ता है। जैसे देखिए, अगर आप ये नहीं जानेंगे कि आशीर्वाद भी दो प्रकार के हैं या श्राप भी दो प्रकार के हैं, तो नरेशन में आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि जो सेंटेंसेस हम डायरेक्टली बोल लेते हैं किसी को श्राप या आशीर्वाद देते वक्त गॉड का सहारा न लेते हुए, हमने डायरेक्ट उसको बोल दिया, उन सेंटेंसेस को जब आप चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, तो वो डायरेक्ट ब्लेस्ड और कर्स्ड, जो उनकी वर्ब आपने देखा होगा नरेशन में, जो वर्ब सेड होती है वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती रहती है। डायरेक्ट स्पीच में सेड होती है, इनडायरेक्ट में कभी वो इंपरेटिव में देखा होगा आपने, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड बन जाता है। वैसे ही जब आप पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस के चेंजिंग को, तो वहाँ पे सेड को चेंज करते हैं ब्लेस्ड में और कर्स्ड में, जब कोई इंसान डायरेक्ट आशीर्वाद या श्राप देता है। लेकिन अगर वो गॉड से दिलवा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे सेड को चेंज करते हैं रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि वो जो आशीर्वाद वो दे रहा है, श्राप दे रहा है, वो खुद दे रहा है या गॉड से कह रहा है आपके लिए वो करने के लिए। तो ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। खुद वाला जो होता है वो ब्लेस्ड और कर्स्ड में चेंज होता है नरेशन के अंदर, और जो गॉड से दिलवाते हैं उसमें रिक्वेस्टेड बनता है सेड को चेंज करके। तो ये चीज़ें इसमें ऑप्टेटिव के बारे में इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो आपने देख लिया कि ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत में से होती है, नहीं भी हो सकती है, उसमें ब्लेसिंग, कर्सिंग, विशेष, इन सब की चीज़ों की बातें की जाती हैं। सेंटेंस के खत्म होने के बाद एक्सक्लेमेशन का साइन लगा होता है, ओके, सभी चीज़ें। उसके बाद अब सेंटेंस में जो उसके टाइप्स में जनरल टाइप्स का पांचवा जो प्रकार है वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस होते हैं, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी को लेकर आगे चल के आप जब नरेशन पढ़ते हैं तो नरेशन में एक्सक्लेमेटरी के लिए बहुत कम रूल्स बने हुए हैं नरेशन में चेंजिंग के। क्योंकि एक्सक्लेमेटरी वर्ड की एक खास बात है, जो भी वर्ड आपको मिलते हैं शो करने वाले एक्सक्लेमेशंस को, उन सभी वर्ड का ये हाल है कि उनकी मीनिंग एग्जैक्टली कुछ होती नहीं है। जैसे अगर आप देखें एक सिंपल वर्ड वाव, अब वाव वर्ड की कोई, इसका मतलब कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, बस ये सेंस के हिसाब से लग जाता है। ऐसे ही अगर कोई वर्ड है हुर्रा, अब ये वर्ड एग्जैक्टली इसकी कोई हिंदी मीनिंग नहीं है, लेकिन ये सिचुएशन के हिसाब से लग जाते हैं। आप इसे और स्पष्ट समझ लीजिए, जैसे किसी सिचुएशन में हम एकाएक किसी शब्द को बोल देते हैं,
किसी सिचुएशन में, वही जो शब्द अपने आप अचानक उस भाव में, उस इमोशंस में, सेंटिमेंट्स में निकल आते हैं, वही वर्ड हो जाते हैं एक्सक्लेमेशन वाले वर्ड। और ये सब के सब वर्ड इंग्लिश में वैसे ही उत्पत्ति हुए हैं, उत्पत्ति उनकी हुई है। जैसे ओह, किसी ने कह दिया ओह, इस शब्द की कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन हाँ ये सेंस के अंदर काम करता है। ऐसे ही किसी ने कह दिया लास, अब ये शब्द इसकी एग्जैक्टली कोई मीनिंग नहीं होती है, लेकिन इस शब्द का यूज़ तब होता है जब कोई बड़ा दुख, जैसे किसी की मृत्यु हो जाना, कोई बहुत बड़ी घटना हो जाना, उस कंडीशन में एलास को हम लगाते हैं। हुर्रे शब्द कब लगाते हैं? जब कोई बात अत्यंत खुशी की हो, बहुत अधिक सुखद बात हो। वाव मतलब किसी चीज़ को देखकर आश्चर्यचकित होना। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे ऑसम, ऑसम लोग कहते हैं ऑसम, फैबुलस, माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। आजकल काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स सोशल मीडिया के माध्यम से भी मिल चुके हैं हमें यूज़ करने के लिए। सो ये सब एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स में आते हैं। हम बात करते हैं सेंटेंसेस की, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। डेफिनेशन ये है, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सरप्राइज। यहाँ ध्यान दीजिए आप कि जिस सेंटेंस में सरप्राइज का मीन्स आश्चर्य का, सडन फीलिंग्स का मीन्स जो अचानक के भाव होते हैं, अचानक उत्पन्न होने वाले भाव का, इमोशंस का, जहाँ इमोशंस की बातें हों, सरप्राइज की बातें हों, अचानक उत्पन्न भावों की बातें हों, इन सभी की बात जहाँ पर की जाती है उन सेंटेंसेस को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ऐसे वाक्य जिसमें आश्चर्य, वेदना, भावनाओं, ये इन सभी की बात की जाए, ठीक है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात है। अब इन सेंटेंसेस में समझ लीजिए आपकी फीलिंग्स वाली बातें ही इसमें होती हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, कुछ वर्ड हैं ऐसे जिनको बताया गया है कि इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर कौन कौन सी फीलिंग की बात होगी। देखिए, जॉय की बात होगी, जॉय मीन्स सुख होता है। सौरो की बात होती है, मीन्स दुख की बात है। सरप्राइज की बात होगी, यहाँ पे खुशी की बात होती है। सस्पिशन की बात होती है, संदेह की। हेट की बात होगी, घृणा करना। वैसे एप्लॉज की बात होती है जहाँ प्रशंसा की बात की जाए, ठीक है। वैसे ही वॉन्डर भी है जहाँ आश्चर्य की बात की जाए। तो इन सभी फीलिंग्स को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कंटेन करता है, अपने अंदर रखता है। जैसे एग्जांपल देखिए, हुर्रा वी वॉन द मैच, यहाँ पे मैच के जीतने की बात है, इसका मतलब वो जॉय की बात है, खुशी की बात है। तो इसे हमने इस शब्द से व्यक्त किया, इसकी एग्जैक्टली कोई मीनिंग नहीं है, बस ये व्यक्त करने के लिए प्रयोग होने वाले शब्द हैं। अलास हिज डॉग इज़ डेड, यहाँ किसी की मृत्यु की बात है, एक डॉग के मृत्यु की बात है। ये बहुत दुख की बात थी, मीन्स सौरो की, और उसे व्यक्त करने के लिए अलास वर्ड को यूज़ किया गया। तो इस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए अलग अलग वर्ड को यूज़ किया जाता है। और इसकी खास बात यह है कि जब भी जिस शब्द को हम यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर इंटरजेक्शन के तौर पे, ये सब इंटरजेक्शन कैटेगरी में आते हैं, उनके ठीक बाद ये सिंबल लगता है, इसे इंटरजेक्शन मार्क कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क या साइन कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको विस्मयादिबोधक चिन्ह भी कहा जाता है। तो ये सिंबल होता है जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर शब्दों के बाद लग जाता है, ठीक है। सो ये थे, ठीक है, सेंटेंस के पार्ट। नेक्स्ट है बनावट के आधार पे। सो अर्थ के आधार पर देखा आपने, अब बनावट के आधार पर भी सेंटेंस के 3 अलग अलग प्रकार हैं। अब देखिए, बनावट मतलब एक तरह से स्ट्रक्चर के आधार पे। सेंटेंस को अगर आप पढ़ते हैं टाइप्स में, तो एक तो जनरल टाइप्स पढ़ लिया आपने, जिसमें असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑपरेटिव और एक्सक्लेमेटिव आपको मिला ये सभी। अब उसके बाद ये है बनावट के आधार पे। बनावट में सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स 3 सेंटेंसेस हैं। सिंपल का मतलब होता है साधारण, साधारण वाक्य। कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त वाक्य। और कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मिश्रित वाक्य। ये 3 सेंटेंसेस बनावट के आधार पर सेंटेंस के टाइप्स में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें सिंपल सेंटेंसेस को।
सिंपल सेंटेंस क्या है? साधारण वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट होता है उन्हें सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ओके, क्लियर करिए इसमें। देखें, एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट होगा, मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें सिंगल सब्जेक्ट होगा और सिंगल प्रेडिकेट होगा। अच्छा, प्रेडिकेट के अंदर वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों आते हैं। तो जहाँ पर जिस सेंटेंस में आपको एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिल जाए वो सेंटेंस आते हैं सिंपल सेंटेंसेस में। इसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। इन वाक्यों की रचना इस प्रकार होती है। ये उसका फॉर्मूला हो गया। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जिस सेंटेंस में मिलते हैं वो होते हैं सिंपल सेंटेंसेस। एग्जाम्पल देखिए, आई लाइक टू गो माई होम। यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और बाकी इसमें जो है पार्ट वो प्रेडिकेट का है। यू वेयर विद मी लास्ट डे, सेम चीज़, सब्जेक्ट देन प्रेडिकेट। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में नो, नॉट या नेवर ऐसे शब्द होते हैं। इन वाक्यों की रचना ऐसे होती है। अब देखिए, अगर नेगेटिव बनता है सेंटेंसेस तो इस तरह से उसके स्ट्रक्चर होते हैं। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट होगा, उसके बाद वर्ब होती है। बेसिकली देखिए, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट मिलता है और नॉट के बाद फिर मेन वर्ब रखी जाती है और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। सो ये स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंसेस का। एग्जाम्पल है, आई डू नॉट लाइक टू प्ले द कार्ड्स। यहाँ पर भी एक ही सब्जेक्ट है, बाकी इसका प्रेडिकेट है, बस फर्क यह है कि इसमें एक नॉट अलग से लग गया है जो निगेशन को दिखा रहा है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस को। सीता विल नेवर रिटर्न, नेवर शब्द दिखा रहा है निगेशन को। सीता ये एक सब्जेक्ट है, बाकी पूरा पार्ट मिलाकर एक प्रेडिकेट होता है। सो सिंगल सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से बनता है सिंपल सेंटेंस। उसमें नेगेटिव वाले फॉर्म में नो, नॉट और नेवर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कंपाउंड सेंटेंस, मीन्स संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब जानते हैं क्या? जुड़ा हुआ। संयुक्त मीन्स जुड़ा हुआ, मतलब ये कि एक सेंटेंस का पार्ट पहले होगा, उसके बाद एक दूसरा पार्ट यहाँ पर जुड़ेगा और उसके बाद वो दूसरा पार्ट आगे होगा। मीन्स फर्स्ट पार्ट यहाँ है और सेकंड पार्ट यहाँ है, बीच में वो जुड़ जाते हैं। देखिए, इन वाक्यों में एक से अधिक सब्जेक्ट, ध्यान देना आपकी, सब्जेक्ट इसमें एक से ज़्यादा होगा, 1+। नेक्स्ट, और प्रेडिकेट, प्रेडिकेट का भी हाल वही होता है, जब सब्जेक्ट अधिक होंगे तो प्रेडिकेट भी एक ज़्यादा होता है। तथा ये वाक्य सिंपल कंजक्शंस के सहारे जुड़े होते हैं। अब समझिए कि ऐसे सेंटेंसेस जो कंपाउंड में कौन से आएंगे सेंटेंसेस, जो जिसमें एक से अधिक सब्जेक्ट हों। कहने का मतलब ये है कि इस पार्ट में भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलेगा और यहाँ पर भी आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट मिलेगा। ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे दो पार्ट में सेंटेंस बटा होगा, पहले पार्ट में भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट मिलता है और सेकंड पार्ट में भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट मिलता है। अगर ऐसी सिचुएशन सेंटेंस की मिले आपको तो समझ लो कि वो कंपाउंड सेंटेंस है। दूसरी बात, कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ने के लिए ये सारे कंजक्शन होते हैं जो सिंपल कंजक्शंस में आते हैं। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये कंजक्शंस हैं जिनके सहारे कंपाउंड सेंटेंस जुड़ा होता है। अच्छा, इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में फैन बॉयज़ कहा जाता है। फैन बॉयज़ इनका शॉर्ट फॉर्म है। एफ से फॉर है, ए से एंड, एन से नॉर, ये बट के लिए होता है, और येट और सो के लिए। फैन बॉयज़, तो आपको फैन बॉयज़ याद रखना है जिससे आपको सिंपल कंजक्शंस याद रहेंगे। सो कंपाउंड सेंटेंस सिंपल कंजक्शन से जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, आई बॉट अ फ्लावर बट माई यंगर ब्रदर बॉट अ टॉय। अब यहाँ पे हमें एक कंजक्शन मिल गया सिंपल वाला, वो है बट। ये हमारा कंजक्शन है, सिंपल कंजक्शन, इसे याद रखना आप, सिंपल कंजक्शन होगा ये, ठीक है। उसके बाद आई बॉट अ फ्लावर, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट
आई बॉट अ फ्लावर, जहां आपको कंजक्शन मिलता है, कंजक्शन के पहले वाला पार्ट फर्स्ट पार्ट है और कंजक्शंस को साथ में लेकर आगे जो भाग बचा होता है वो सेकंड पार्ट में आएगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया और उसके बाद वाला जो पार्ट है वो सेकंड है, ये भी सेकंड का ही हिस्सा है। सो दो पार्ट में सेंटेंस बटा है। आई बॉट अ फ्लावर, यहाँ पर देखिए आप तो एक सब्जेक्ट यहाँ है और बाकी जो पार्ट है वो है प्रेडिकेट। वैसे ही माय यंगर ब्रदर, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, माय यंगर ब्रदर, ये तीनों शब्द मिलाकर माय यंगर ब्रदर मिलाकर सब्जेक्ट हो गया। बॉट अ टॉय, यहाँ ये प्रेडिकेट है, माय यंगर ब्रदर सब्जेक्ट, बॉट अ टॉय प्रेडिकेट है। सो एक सब्जेक्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट मिलता है और एक प्रेडिकेट से ज़्यादा प्रेडिकेट मिलता है। ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। इसमें भी देख लीजिए आप, यू हैव बिग गोल सो यू नीड टू वर्क हार्ड। सो मिल गया आपको एक सिंपल कंजक्शन जो आपने पहले पढ़ा, सिंपल कंजक्शन मतलब सो के सहारे ये जुड़े हुए हैं। तो सो से पहले का जो पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट हो गया और सो के साथ में आगे जितना भी भाग बच रहा है वो सेकंड पार्ट हो गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट, बाकी जो पार्ट बचे हैं वो सेकंड पार्ट। ओके, सो अब इसमें देखिए, इसमें यू सब्जेक्ट है और यू के बाद जो भी पार्ट बच जाता है वो हो जाता है प्रेडिकेट। वैसे ही यू यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट हो गया और यू के बाद जो बच जाता है यहाँ तक हार्ड को साथ में लेकर ये सब का सब हो जाता है प्रेडिकेट। सो इसमें भी एक से अधिक सब्जेक्ट और एक से अधिक प्रेडिकेट इस सेंटेंस में भी है और ये एक सिंपल कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। यही पहचान होती है कंपाउंड की। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस ग्रामर का एक लेसन है जिसमें यही सिखाया जाता है कि किसी कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल में कन्वर्ट करना या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड या सिंपल में कन्वर्ट करना, तो पहले आपको इसकी बनावट सही से समझ में आने चाहिए। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो स्ट्रक्चर ये है कि पहले पार्ट में सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक सिंपल कंजक्शन, ओके, उसके बाद फिर से वही सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एक साइड है, वही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दूसरे साइड है और बीच में एक सिंपल कंजक्शन होगा। अगर ऐसा कोई सेंटेंस आपको मिलता है तो वो कंपाउंड सेंटेंस कैटेगरी में आता है। उसके बाद थर्ड है, इसमें लास्ट यही पार्ट से आपका टाइप से बनावट के आधार पे। तीसरा वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मिश्रित, मिश्रित मतलब होता है मिक्स टाइप का, मिला हुआ सेंटेंसेस, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, इन वाक्यों में भी एक से अधिक सब्जेक्ट, ध्यान देना आपकी कंपाउंड की तरह यहाँ पर भी आपका जो सब्जेक्ट है वो एक से ज़्यादा है, 1+ है, और प्रेडिकेट का भी वह हाल वही होता है। इसमें भी एक से ज़्यादा प्रेडिकेट होते हैं, सब्जेक्ट भी और प्रेडिकेट भी एक से ज़्यादा होगा, तथा ये वाक्य सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े होते हैं। अब आप समझिए कि आपने जो पढ़ा था अभी वो थे सिंपल कंजक्शन, ये जुड़े होते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन से। अब वो कंजक्शंस कौन से हैं वो भी देख लो आप, सबऑर्डिनेट जिनके सहारे आपके सेंटेंस जुड़े होंगे वो है बिकॉज, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। ओके, देखिए नॉट ओनली बट आल्सो, ऐसे कंजक्शंस कोरिलेटिव कैटेगरी में भी आते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे कंजक्शंस के सहारे कोई सेंटेंस बना होता है उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आप एग्जांपल देख लीजिए इसमें, द थीफ वॉज कॉट हु हैड स्टोलन द पर्स। अब यहाँ पे हु शब्द से दो पार्ट सेंटेंस के जुड़े हुए हैं, द थीफ वॉज कॉट, उसके बाद हु हैड स्टोलन द पर्स। यहाँ एक कंजक्शन है जिसने दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ा है, जिसमें फर्स्ट जो सेंटेंस है वो बता रहा है कि चोर पकड़ा गया और सेकंड वाला बता रहा है जिसने कल चोरी की थी। ये दोनों सेंटेंस के अलग अलग पार्ट हैं, ये अलग अलग एक्चुअली क्लॉज होते हैं।
आपने क्लॉज के बारे में समझ लीजिए। आपकी क्लॉज मीन्स आपको रिसेंटली बताया गया था कि सेंटेंस में क्लॉज एक सेंटेंस के पहले मिलकर आपको पढ़ने के लिए, जब आप पढ़ते हैं लेटर को, अल्फ़ाबेट को, वर्ड को, फ्रेजेस को, फिर क्लॉज मिलता है। क्लॉज मीन्स एक तरह से उपवाक्य है। क्लॉज का कोई निश्चित आकार नहीं है, वो कभी कभी एक जैसे छोटे सेंटेंस को आप देखते हैं, कभी कभी क्लॉज काफ़ी बड़ा मिल जाता है आपको। अब क्लॉज में अलग अलग कैटेगरी हैं। जो क्लॉज अपने अर्थ को बनाने में सक्षम होते हैं उन्हें हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, और कुछ ऐसे क्लॉज होते हैं जो डिपेंडेंट रहते हैं, डिपेंडेंट। तो एक तरह से यहाँ पर भी ना, इसमें भी देख लीजिए आप कि फर्स्ट जो पार्ट है वो सेकेंड वाले पार्ट पर डिपेंडेंट है। सिंपल सेंटेंस को जब आपने पढ़ा, सिंपल सेंटेंस में हमेशा से एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आता है और ये अपने अर्थ को पूरा कर लेते हैं, सेंटेंस हो गए। लेकिन कंपाउंड वाले में क्या था, कंपाउंड वाले में दो अलग अलग पार्ट में सेंटेंस बटा था और वो सिंपल कंजक्शंस के सहारे बटा था। ठीक है, ध्यान देना आप कि अगर बात करें कंपाउंड की, इसके पहले वाले की, तो आपने कंपाउंड में क्या सीखा अभी, कंपाउंड में आपने अभी भी सीखा कि एक पार्ट पहले आएगा, उसके बाद एक सिंपल कंजक्शन आ जाएगा और फिर दूसरा पार्ट आएगा। इसमें एक बात आप और ध्यान दीजिए कि ये जो दोनों पार्ट हैं कंपाउंड सेंटेंस के, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब ये एक तरह से आज़ाद हैं, ये निर्भर नहीं होते किसी के ऊपर। फर्स्ट वाला पार्ट जो बोलेगा या सेकंड वाला पार्ट जो बोलेगा, ये दोनों आज़ाद होते हैं, इनका दोनों का आपस में कोई निर्भरता नहीं होती है। मैंने एक सेंटेंस बोला अपने लिए, एक उसके लिए, ये दोनों के दोनों निर्भर नहीं होते हैं, आज़ाद होते हैं। लेकिन ऐसा कॉम्प्लेक्स वाले में नहीं होता। कॉम्प्लेक्स वाले जो सेंटेंस जिसको आप अभी पढ़ रहे हो प्रेजेंट टाइम में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ये हाल है कि फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो सेकंड वाले के बिना अपने अर्थ को नहीं बना पाता। जैसे अगर आप देखें तो द थीफ वॉज कॉट, वह चोर पकड़ा गया। अगर इतना आप बोलते हैं वह चोर पकड़ा गया, तो एक सस्पेंस बनता है कौन सा वाला चोर, क्योंकि एग्जैक्टली हमें नहीं पता। इसका मतलब हमें सेंटेंस का सेकंड पार्ट बोलना ही पड़ेगा जिससे हम कंप्लीट सेंस को निकाल सकें, तब हम बोलते हैं जिसने पर्स चुराया था। अब यहाँ पर क्लियर होता है कि चोर कौन सा वाला पकड़ा गया। ओके, वैसे ही देखिए आप, आई फाउंड माई पेन विच वॉज लॉस्ट यस्टरडे। अब यहाँ पे विच से ये सेंटेंस जुड़ा हुआ है। आई फाउंड माई पेन देन विच वॉज लॉस्ट यस्टरडे। फर्स्ट पार्ट बिना सेकंड पार्ट के अपने सेंस को पूरा नहीं कर सकता। जहाँ पे फर्स्ट पार्ट हम बोलते हैं वहाँ सेकंड पार्ट का रखना कंपलसरी हो जाता है। आई फाउंड माई पेन विच वॉज लॉस्ट यस्टरडे। ठीक है, मतलब मुझे मेरी वह पेन मिल गई जो कल खोई थी। ओके, नेक्स्ट देखिए वैसे ही डोनेटेड द अमाउंट दैट से सेंटेंस जुड़ा हुआ है। ही डोनेटेड द अमाउंट दैट ही बोरोड फ्रॉम मी लास्ट डे। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट दैट के पहले वाला है, सेकंड पार्ट दैट के बाद वाला है। दोनों पार्ट को अगर देखें तो ही डोनेटेड द अमाउंट, उसने वह राशि दान कर दी। अब सोचिए कौन सी राशि, यहाँ पे सस्पेंस बन रहा है, सवाल बन रहा है कौन सी राशि। तो सेकंड वाला पार्ट बताता है कि वो राशि जो उसने मुझसे लास्ट डे, पिछले दिन उधार ली थी। अब सोचिए अगर हम केवल सेकंड पार्ट को बोलें कि वह राशि जो उसने मुझसे उधार ली थी, तब भी सच में बनेगा कि उसकी बात क्यों की जा रही है, उस राशि की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि उसने उस राशि को दान कर दिया। ये पहले वाले पार्ट में था। सो दोनों पार्ट एक दूसरे के कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट की तरह होते हैं। इन्हें आप ये भी कह सकते हैं कि ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इंटरडिपेंडेंट, इसको याद रखना आप, ये इंटरडिपेंडेंट हैं। मतलब ये है कि एक दूसरे पर ये आंतरिक तौर पे निर्भर होते हैं। मीन्स पहला वाला पार्ट दूसरे वाले पार्ट के बिना मीनिंग नहीं बना पाता। ओके, सो ये था बनावट के आधार पर सेंटेंस के वो आपके 3 टाइप्स। 5 आपने पढ़ा पहले, ये 3 था। और इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।